और देखिए बच्चों, लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल, है ना। किसी मोनोपोल की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, और फिर डायपोल की वजह से भी निकाली थी। डायपोल की वजह से एक्सिस पर हुआ था शायद। चलिए अब बात करते हैं इक्वेटोरियल लाइन। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, magnetic field due to a dipole at a point on the equatorial line, on the equatorial line of the dipole. अब यहाँ पे डायपोल्स का मतलब यहाँ पे हम लोग बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं, है ना। तो किसी बार मैग्नेट के कारण से उसके एक्सिस पर, परपेंडिकुलर एक्सिस पर किसी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड चाहते हैं। से ये एस पोल था, ये एन पोल था। कमेंट प्लीज। यहाँ पे एक पॉइंट हमने पी लिया जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस को हमने एल ले लिया, सपोज ये डिस्टेंस भी एल हो जाता है। इसके पास जो पोल स्ट्रेंथ है माइनस क्यू एम, और ये प्लस क्यू एम। इस माइनस क्यू एम के कारण से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी भाई? पी पर एस की वजह से, एस की तरफ ना, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू एस। इसी तरह से एन की वजह से क्या होगी, बाहर की तरफ, बी एन। अब क्योंकि इन दोनों के अंदर सिमेट्री है, जो बी एस और बी एन है दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके कंपोनेंट्स बना लेता हूँ। ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा। अब बी एन का कंपोनेंट एक्स के अलॉन्ग बी एन कॉस थीटा, और ऊपर जो आएगा वो बी एन साइन थीटा आएगा। ऐसे ही बी एस का आ जाएगा बी एस कॉस थीटा। अब जो साइन वाले टर्म्स थे ना वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, उसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास जो नेट फील्ड आएगी, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी, net magnetic field at T, this will be B equals to Bn cos theta plus Bs cos theta. अब क्योंकि Bn और Bs दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, कम इन प्लीज। तो Bn की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी आएगी, इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना, दिस इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आपका Bn और यही हमारा Bs भी है। Bs is also the same, which is mu naught upon 4 pi Qm upon R square plus L square। इसके अलावा अगर आप cos थीटा की वैल्यू निकालें इस ट्राइंगल में, तो वो आएगी L अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे तो बेसिकली ये Bn cos थीटा है, Bn cos थीटा प्लस जो Bs है और Bn है दोनों क्योंकि इक्वल हैं, तो इसको भी मैं Bn cos थीटा ही लिख देता हूँ। सो इट विल बी ट्वाइस ऑफ Bn cos थीटा। तो फाइनली आपके पास जो बी रहता है ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा विच इज एल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये वैल्यूज को हम साथ में लिख देते हैं, म्यू नॉट टाइम्स ट्वाइस ऑफ क्यू एम इंटू एल डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि एक पावर अलग है, हाफ पावर अलग है। 2 QM इंटू एल को हम क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट m। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये हुआ हमारा मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा अब अगर डायपोल बहुत छोटा है, मान लीजिए लेट एल स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, देन एल स्क्वायर इज नेग्लिजिबल।
नेग्लिजिबल। अब जब एल स्क्वायर को हमने हटा दिया तो b इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो अल्टीमेटली हमें मिलता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। ये इक्वेटर वाली जो फील्ड है वो एक्सिस से कितनी गुनी हुई है, कितनी टाइम्स है, हाफ है उसकी, है ना। तो हम जानते हैं बी एक्सिस क्या होता था, 2m अपॉन आर क्यूब, और जो इक्वेटोरियल वाला आया है वो ये आया है। तो हम कह सकते हैं बी इक्वेटोरियल इज 1/2 टाइम्स ऑफ बी एक्सिस। ये इसमें कंडीशन है। चलिए नोट कर लीजिए। तो ये तो बात हुई हमारी एक्सिस पर और इक्वेटर पर। अब बात करते हैं जनरल पॉइंट पर, मतलब किसी भी डायरेक्शन में अगर पॉइंट हो तो क्या होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड एट ए जनरल पॉइंट। देखिए, अब ये डायपोल हमने लिया, एस पोल और ये एन पोल। इसका पोल स्ट्रेंथ था -QM और ये +QM। अब हम ये चाहते हैं कि किसी भी पॉइंट पर, यानी कि एक्सिस या इक्वेटर के अलावा कोई पॉइंट हो, वहां पर आप इमेजिन कर सकते हो। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे पॉइंट पी मान लिया है, और इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से वो आर है सपोज, ये एंगल थीटा है, और ये डिस्टेंस हो गई आपकी 2L।
इसके लिए ना पहले हम लोग क्या करेंगे, अब हम डायपोल को ना दो सिंगल पोल्स ना माने, एक सिंगल डायपोल ही मान लेते हैं बस। ये मोनोपोल ना होके बस एक डायपोल है, जिसका डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में है, एस टू एन। ये डायपोल मोमेंट है एम वेक्टर। ठीक है, हमें पता है एम के कारण से आप एक्सिस पर फील्ड निकाल सकते हो और इक्वेटर पर भी। तो मैं क्या करूंगा, इस एम के ना दो कंपोनेंट्स बना लेता हूं। एक कंपोनेंट बनेगा इस तरफ विच इज एम कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट बनेगा इस तरफ विच इज एम साइन थीटा। अगर आप अब इस पॉइंट को देखें, से दिस पॉइंट ओ, तो ओ पर एक एम कॉस थीटा है, एक एम साइन थीटा है। ठीक है, जो एम कॉस थीटा है वो पी के रेस्पेक्ट में कौन सा वाला केस बन रहा है, एक्सेस वाला या इक्वेटर वाला, एक्सेस वाला बन रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि एम कॉस थीटा will produce a magnetic field at P, a magnetic field at P, which is given by, अब वो एक्सिस वाला हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसका नाम मैं बी ओ पी रख देता हूँ ना, या बल्कि B1 रख देते हैं इसका नाम, B1। ये कितना होगा भाई, इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम, 2m cos थीटा, यानी 2m cos थीटा अपॉन आर क्यूब, राइट। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है भाई, इस तरफ ही होती है ना। अब ये जो m साइन थीटा है वो p के रेस्पेक्ट में कौन सा केस है, इक्वेटोरियल वाला। तो हम लिख लेंगे इसको that m sin theta will produce magnetic field, will produce a magnetic field at P, which is given by, which is given by, इसको हम लिखेंगे B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे m की जगह क्या आ जाएगा, m साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी भाई, इस तरह, राइट। अब B1 और B2 क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों का रिजल्टेंट कहीं ऐसे आएगा B, जो किसी एंगल फाई पर होगा सपोज। तो मुझे एक तो B चाहिए और एक मुझे फाई चाहिए, दो चीजें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट P, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट P, so that field will be V equals the square root of B1 square plus B2 square, so that is the square root of, अब B1 स्क्वायर, ये जो पूरा टर्म है B1 वाला, इसका पूरे का स्क्वायर हमें करना है। तो मैं इसको लिख देता हूं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू 2m cos थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, सो इल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m sin थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। अब यहां से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m और आर क्यूब, ये तीनों ही कॉमन है टर्म्स, इनको बाहर लिख लेते हैं। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m अपॉन आर क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे कितना बचेगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, है ना। बाकी तो सब तो कॉमन आ गया है। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ, ये जो 4 cos स्क्वायर थीटा है ना, इसमें से मैं 3 cos स्क्वायर अलग कर लेता हूँ, एक अलग कर लेता हूँ। तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला टर्म 1 बन जाएगा। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है P पर, यानी किसी भी जनरल पॉइंट पर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप इसका एंगल निकालना चाहते हैं, डायरेक्शन ऑफ B
इसके डायरेक्शन के लिए आप लगाइए tan फाइव। तो tan क्या होता है भाई, b2/b1। तो देखिए b2/b1, आप दोनों को डिवाइड जब करेंगे ना, तो μ0/4 पाई कट जाएगा, m/r³ भी कट जाएगा। यहाँ पे बचता है sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा। सो tan phi इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा, या phi इक्वल्स टू tan इनवर्स हाफ tan थीटा। तो ये आपकी आंसर है। तो क्या इससे हम लोग एक्सेस वाला और इक्वेटर वाला केस बना सकते हैं, है ना? तो देखिए ये कैसे बनेगा, अगर हम इसी से केस बनाएं, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, है ना, कौन सा केस बनेगा ये, एक्सियल। तो उस केस में बी कितना आएगा, विल बी μ0/4 पाई m/r³ अंडर रूट ऑफ 3 cos² 0 +1। आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1 होती है, सो μ0/4 पाई m/r³ अंडर रूट ऑफ, ये 4 बनेगा, है ना, और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2। सो μ0/4 पाई 2m/r³, ये हमारा बी बन। अच्छा डायरेक्शन और देख लेते हैं। डायरेक्शन अपने पास आई थी tan phi इक्वल्स टू हाफ tan थीटा, है ना, हाफ tan थीटा। तो थीटा कितना है, 0। सो हाफ tan 0
और जीरो tan जीरो पे जीरो ही होता है, तो यानी कि जो एंगल है वो 0 डिग्री है, यानी जिस तरफ फील्ड है उस तरफ ही है। इसके अलावा दूसरा केस, केस टू, जब एंगल 90 डिग्री है, यानी इक्वेटर वाला केस। इन दिस केस थीटा को जब 90 लिया जाएगा तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर 90 प्लस 1। अब cos 90 वाला टर्म जीरो, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब, बस इतना ही आएगा। और इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, tan phi इक्वल्स टू हाफ tan 90, और tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो phi कितना हुआ, phi कितना हो जाएगा, 90 है ना। tan 90 इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये इन्फिनिटी अपॉन टू इन्फिनिटी आएगा, तो ये 90 आ जाएगा ना। यहाँ से तो वैल्यू गलत आ रही है अभी, tan phi हाफ tan थीटा, और phi हमारा आना चाहिए कितना, 180 आना चाहिए ना। तो ये 90 के लिए ठीक नहीं आता है, हाफ tan थीटा। हाँ, इसमें एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो tan की वैल्यू है ना, ये और कहाँ कहाँ हो सकती है। एक तो 90 पे होती है, और इसके अलावा 270 पर भी होती है, लेकिन वहां पे नेगेटिव होती है। हम्म, तो ये फॉर्मूला यहाँ वैलिड नहीं आ रहा है। मैग्नीट्यूड दे रहा है हमें सही, है ना, तो मैग्नीट्यूड तो सही दे रहा है, ये वैल्यू सही है। हाँ, तो हमें ये करना पड़ेगा कि जो tan की अलग अलग वैल्यूज हैं अलग अलग रीजन्स में, उनको लेनी पड़ेगी। जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर tan x कभी जीरो है ना, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, है ना। ऐसे ही अगर tan की वैल्यू इंफिनिटी है, तो क्या क्या होगा, पाई/2 होगा, है ना। इसके अलावा इसमें 2 पाई और ऐड कर लो, तो 5 पाई/2 आ जाएगा, और 9 पाई/2 आ जाएगा। तो इस तरह की केसेस हमें लेके तब इसको जनरलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो वो जो वैल्यूज आएंगी ना इक्वेटर पे, एक तो तरीका ये है कि आप उसको डायरेक्शनली देख लो कहाँ पे आना चाहिए, और दूसरी चीज क्या है कि आप इसमें tan की अलग अलग वैल्यूज रखें, तो उससे पता चलेगा। चलिए, तो ये बात हो जाती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। इसके बाद आते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में ना हमें पहले समझना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखिए पहले इसको समझते हैं, फिर मैं इनको डिक्टेट कर दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा इनके पॉइंट्स को। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं क्या, एक हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल है, यानी एक बार मैग्नेट है। हम जानते हैं कि इसके दो हिस्से हैं, ये दोनों पोल्स हैं, है ना। ये जो पोल्स हैं इनके पास टेंडेंसी है किसी बॉडी को अट्रैक्ट करने की जो मैग्नेटिक हो। इसमें होता क्या है जनरली कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, साउथ पर जाती हैं, और फिर मैग्नेट के अंदर होते हुए ये वापस आती हैं साउथ से नॉर्थ। ऐसे ही यहां से ऐसे बना सकते हैं आप, ठीक है। तो ये पूरा इनका स्ट्रक्चर है, ऐसे निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ऐसे वापस आ जाती है। तो नॉर्थ से निकलती है साउथ पर आती है। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास होती हैं, उस रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होता है, राइट। यानी जहां पर फील्ड लाइंस बहुत पास पास हो रही हैं, वहां पर अगर आप किसी मैग्नेटिक बॉडी को रखोगे, तो उसमें ज्यादा अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा अकॉर्डिंग टू द पोल। इसके अलावा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर ये करने लगे, सपोज करें कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी आगे, और इसमें कट कर गई आगे,
तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? यहाँ पर जो पॉइंट है, उस पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाएंगे, जो टेंजेंट होती है, तो वो ना दो डायरेक्शंस बनाएगा ऐसे, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेक्टर की ना एक यूनिक डायरेक्शन ही हो सकती है, दो नहीं हो सकती है। इसके अलावा आपको याद है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो किसी मेटल पर जब इंटरसेक्ट करती है तो परपेंडिकुलर करती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब आएगी ऐसे या ऐसे आ रही होगी, तो ऐसे मुड़ेगी कि एंगल हमेशा 91। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ ऐसा कुछ नहीं, वो किसी भी एंगल पर आ सकती हैं, किसी भी एंगल पर निकल सकती हैं। हाँ, एक खास बात और है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, कि ये जब निकलती हैं तो ये हमेशा लौट के साउथ पोल पे जरूर आती है। इलेक्ट्रिक में क्या था कि या तो फील्ड लाइंस निकल के नेगेटिव पर जाएंगी पॉजिटिव से, या फिर वो इन्फिनिटी को चली जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पॉसिबिलिटी थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर फील्ड लाइन निकली है नॉर्थ से, तो वो साउथ को जरूर आए। राइट? तो इसकी आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए। पहले ये टॉपिक लिख लीजिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन लिख लीजिए। दीज आर द स्मूथ कर्व्स, these are the smooth curves these are the smooth curves which represent these are the smooth curves which represent the direction of magnetic field, the direction of magnetic field at a particular point, at a particular point at a particular point due to a magnetic material or magnetic dipole, due to a magnetic dipole. अब इनकी प्रॉपर्टीज लिखिए। प्रॉपर्टीज नंबर वन लिखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, magnetic field lines, magnetic field lines due to a bar magnet, due to a bar magnet, start from n pole, start from n pole, start from n pole and points and points towards point towards the south pole, points towards south pole, and then return back, and then return back to the n pole, and then return back to the n pole inside the magnet. N pole inside the bar magnet. Next point लिखिए, the place where magnetic field lines, the place
where the magnetic field lines are denser, where the magnetic field lines are denser, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्लोज टू ईच अदर, ऐसे लिख लीजिएगा, where the magnetic field lines are denser, comma, magnetic field is strong, magnetic field is strong at that point, magnetic field is strong at that point. नेक्स्ट लिखिए, these lines these lines are these lines are denser near the poles, these lines are denser near the pole. Next picture. No two magnetic field lines, no two magnetic field lines can cross each other. No two magnetic field lines can cross each other because no two magnetic field lines can cross each other because if they do so, then there will be two directions of then there will be two directions of there will be two directions of magnetic field lines or magnetic fields. There will be two directions of magnetic field, which is impossible. Which is impossible. These lines, next picture, these lines make closed loops. These lines makes closed loops. Next. These lines can enter. These lines can enter. These lines can enter or come out from a conductor at any direction, at any angle. At any angle. ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनकी। अब जैसे मान लो हम यहाँ पे एक बार मैग्नेट बनाते हैं, तो नॉर्थ से निकल के साउथ पे जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और फिर साउथ से नॉर्थ आएंगी, है ना? तो ये क्लोज लूप बना रही है। ये तो हुआ बार मैग्नेट की वजह से। अच्छा, अगर सपोज करें हम ऐसा कुछ बनाएं, एक नॉर्थ पोल यहाँ रखा हुआ है, ये दूसरे मैग्नेट है उसका साउथ पोल रखा हुआ है, तो क्या होगा? अब कैसी डायरेक्शन आनी चाहिए? नॉर्थ से साउथ जाना चाहिए, है ना? ऐसे। इसके अलावा अगर कभी ऐसा होता कि यहाँ पे नॉर्थ पोल रखा हुआ है और यहाँ भी नॉर्थ रखा हुआ है, अब क्या होना चाहिए? रिपेल करनी चाहिए, है ना? ऐसे।
यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट है ना, इसको पी कह सकते हैं सपोज। इसके अलावा एक मैग्नेट होता है हॉर्सशू मैग्नेट, ये इस तरह का होता है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की नॉर्थ से साउथ ही जाएगी ना, तो आउटसाइड ही नॉर्थ से साउथ जाएगी ऐसे, और इनसाइड में साउथ से नॉर्थ। और भी बना सकते हैं आप ऐसे। ठीक है भाई, तो ये अलग तरह के हमने मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड दिखा दी। ठीक है, बना लीजिए इसको। चलिए भाई, अब बात करते हैं किसी एक्सटर्नल फील्ड में अगर हम किसी बार मैग्नेट को रखेंगे तो क्या होगा। देखते हैं, बार मैग्नेट in a uniform external magnetic field, in a uniform external magnetic field। देखिए,
ये कोई बार मैग्नेट को हमने इस फील्ड में रख दिया और सेफ फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए रखा है। ये इसका एस पोल है, ये एन पोल है। इसकी पोल स्ट्रेंथ है माइनस क्यू एम, ये प्लस क्यू एम। और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हॉरिजॉन्टल है फॉर एग्जांपल। तो ये जो प्लस क्यू एम है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा एफ, एफ एम सपोज। और इधर एस पर भी एक फोर्स लग रहा होगा माइनस एफ एम। और इसकी जो लंबाई है वो 2L है। अब सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इस पर नेट फोर्स कितना है। क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है, यानी हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो नेट फोर्स कितना होगा बार मैग्नेट? नेट फोर्स ऑन द बार मैग्नेट सो एफ एम माइनस एफ एम, दैट विल बी 0। और जाहिर है कि जब दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टॉर्क बनाते हैं। तो इस पर जो टॉर्क बनेगा वो कितना आएगा? सो नेट टॉर्क ऑन द डाइपोल ऑन द बार मैग्नेट। सो टॉर्क होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स। तो अगर हम यहाँ से एक ट्राइंगल कंसिडर कर लें और ये डिस्टेंस को मैं आर कह लूं, तो टॉर्क आएगा आर क्रॉस एफ एफ। सो आर कितना हुआ अपने पास? 2L साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय ये जो फोर्स है ना, वो होगा पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि बी होता है एफ एम अपॉन क्यू, तो एफ कितना हो जाएगा? क्यू एम इंटू बी। इसको फर्दर लिख सकते हैं 2QM इंटू एल इंटू बी साइन थीटा। अब ये 2QM इंटू एल क्या है? एम, इट इज एम बी साइन थीटा। तो ये अपने पास टॉर्क है एम बी साइन थीटा। और इसी को आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। सो इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क इक्वल्स टू एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी। ओके, इसके अलावा ये जो मैक्स टॉर्क है वो मैक्सिमम कब हो सकता है? मैक्सिमम टॉर्क तो जाहिर है जब थीटा 90 हो जाएगा, तो 2 मैक्स विल बी एम बी साइन थीटा मैक्स। और आप जानते हैं साइन थीटा की मैक्स वैल्यू क्या होती है? 1। सो इल बी एम बी। तो मैक्सिमम टॉर्क अगर आपको चाहिए होगा तो आप क्या करेंगे? एम बी फॉर्मूला लगाएंगे। और क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? 1। और ये 1 कहाँ होती है भाई? 90 पे। यानी अगर डायपोल को हमने फील्ड से 90 डिग्री के एंगल पर रख दिया तो वो मैक्सिमम टॉर्क लगाएगा उसके। नोट कर लीजिए।
डन। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। A bar magnet, a bar magnet, a bar magnet is placed. A bar magnet is placed at an angle of 60 degree. A bar magnet is placed at an angle of 60 degree and experiences and experiences a torque of of under root 3 Newton meter. Under root 3 Newton meter. If the dipole moment is 2 ampere meter square, then find magnetic field. वन आ रहा है? वन ही आ रहा है? ठीक। इस साल का क्वेश्चन किया था, इस साल जो आया था नीट में, देखो ऐसा ही क्वेश्चन आया था एक। इलेक्ट्रिक वाला आया था इसमें। चलिए अब बात करते हैं किसी मैग्नेटिक डाइपोल को घुमाने में क्या गया हो। सो वर्क डन in rotating a magnetic dipole in an external magnetic field. देखिए अभी हमने कहा कि जब किसी डायपोल को किसी एंगल पर रखा जाता है तो उस पर एक टॉर्क लगता है, ठीक है। टॉर्क इस पे हमने लगाया कितना, एम बी साइन थीटा, ठीक है। अब इसको घुमाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, मान लीजिए मैंने इसको छोटा सा एंगल घुमाया, कितना, डी थीटा। सो सपोज अब हम इसको किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं और क्लॉकवाइज भी, आपकी मर्जी है। सो वर्क डन in rotating the dipole through a small angle d theta. So that work dw will be 2 dot d theta, so that will be mb sin theta d theta. अब हमें इसको घुमाना है कहाँ, थीटा 1 से थीटा 2 मान लेते हैं। सो वर्क डन in rotating the dipole from
थीटा इक्वल्स थीटा 1 टू थीटा इक्वल्स टू थीटा 2। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक इसको रोटेट करेंगे तो W कितना आएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2 और MB साइन थीटा डी थीटा। सो MB इज अ कांस्टेंट, ये हमने बाहर लिख दिया, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन इज माइनस ऑफ कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। सो माइनस MB बाहर आ जाएगा, सो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, माइनस को भी बाहर ले लेते हैं, तो MB टाइम्स कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा W है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अगर आप थीटा 1 को 0 रख लें, है ना, थीटा 1 को हमने 0 रख लिया और थीटा 2 को 91 लेते हैं, तो इसको 0 से 90 घुमाया हमने, तो W कितना हुआ? MB टाइम्स 1 माइनस 0, यानी MB। तो अगर किसी डायपोल को आप 0 से 90 तक घुमाओगे तो कितना वर्क होगा? MB। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इसको 0 से 180 घुमाते, थीटा 1 0 और थीटा 2 180, सो इन दैट केस W क्या बना? MB टाइम्स cos 0 1 minus cos 180 minus 1, so 1 plus 1 that will be twice of MB, ये आपका W आ जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, डायरेक्टली आपको कई बार इस्तेमाल करना पड़ जाता है। अच्छा, यहीं से हम इसकी ना पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, जो एनर्जी होती है ना, वो वर्क ही होता है। तो आप इसको थीटा 1 से थीटा 2 जब घुमा रहे थे, तो जो वर्क किया होगा हमने, वही इसकी एनर्जी रही होगी। तो यहां पर जो एनर्जी है ना, U, ये होती है माइनस ऑफ MB कॉस थीटा। यानी जब आप इसको कैसे किया हमने, यहां से देखिए, हमने थीटा 1 को तो ले लिया है 90, और थीटा 2 को ले लिया है थीटा, मतलब कि इसको अगर आप 90 डिग्री से किसी एंगल तक घुमाएंगे, तो जो वर्क किया जाएगा वही इसकी एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो U को हम ये भी लिख सकते हैं, U इक्वल्स टू माइनस ऑफ M वेक्टर डॉट B वेक्टर, माइनस ऑफ M डॉट B कह सकते हैं और माइनस MB कॉस थीटा, दोनों ही केस सही है। अच्छा जी, अब वही बात आती है कि ये जो माइनस MB आ रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस अगर एनर्जी में आता है तो इसका मतलब मिनिमम एनर्जी या मैक्सिमम एनर्जी? माइनस का मतलब मिनिमम एनर्जी, अगर यही प्लस में हो जाएगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा।
चलिए इनके केसेस डिस्कस कर लेते हैं। तो u इक्वल्स माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा। तो पहला केस, अगर थीटा 0 है देन u इक्वल्स माइनस ऑफ एम बी कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1, सो माइनस ऑफ एम बी। तो u अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ? सो पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। अच्छा, जब एनर्जी मिनिमम होती है तो हम कहते हैं कि वो स्टेबल या अनस्टेबल होगा। कैसे पता चलता है? मिनिमम का मतलब क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा जी, सेकंड केस, इफ थीटा इज 90 देन u इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम बी कॉस 90। कॉस 90 क्या होगा? 0। तो ये क्या है भाई? इसको बोलते हैं न्यूट्रल। इक्विलिब्रियम तो है ही नहीं है, जीरो इक्विलिब्रियम कहते हैं इसको ना। अच्छा, तीसरा केस, इफ थीटा इज 180 then u equals to minus of mb cos 180, or it will be minus of mb into minus of 1, so it will be plus mb, है ना। यहाँ पे क्या होगा भाई? पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम और ये होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये तीन केसेस हैं इसके। अब एक सवाल है एनसीईआरटी का, ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है, लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक सर्कुलर फॉर्म में सेंटर है इसका O और यहाँ पर एक डायपोल रखा हुआ है P। ये इसकी डायरेक्शन है डायपोल की। इसके अलावा 5 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस हैं, Q1 कॉन्फ़िगरेशन, Q2 कॉन्फ़िगरेशन, Q3 कॉन्फ़िगरेशन, Q5 कॉन्फ़िगरेशन, और ये Q4 है और ये Q6 है। ये भाई 6 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दे रखी है, मतलब ये मैग्नेट्स रखे हुए हैं इस तरह से। ये कहता है क्वेश्चन नंबर A part, in which configuration the system is not in equilibrium? In which configuration the system is not in equilibrium? दूसरा सवाल, in which configuration is the system is in stable or unstable equilibrium? Configuration of stable or unstable equilibrium. C part, which configuration corresponds to the lowest potential energy? Lowest पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन, कौन सी एनर्जी, कौन से केस में एनर्जी मिनिमम होगी ये बताओ। ठीक है, आराम से इत्मीनान से एक एक को सॉल्व करिए और फिर बताइए उसके में।
ये तो सेकंड पोजीशन है तो पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन इंस्ट्रूमेंट की उसके 80 थे 78.8 थे और विशाखा के 78.6 थे पॉइंट तक कम थे विशाखा के कोई तो टारगेट तुझे पॉइंट तो मैं कहने की बात कर रही थी कौन मुझे इतना से मिल जाता है तो बहुत जरूरी जी Q4 और Q6 नहीं, आप किसके पी के साथ बताओगे ना? हाँ, तो पी को हमने फिक्स किया हुआ है। अब पूछा गया है सिस्टम कहाँ पे इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम में जो नहीं था उसके केस में हमने पढ़ा था ये वाला, है ना, यानी कि 90। तो इसके कॉरेस्पॉन्ड 90 पे कौन है? Q1 है और Q2 है, बस दो ही तो है। तो इसका आंसर आएगा पहले का PQ1 और PQ2। ठीक है, चलिए दूसरा, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल वाला क्या था भाई? जब एंगल 0 था, यानी ये दोनों सेम डायरेक्शन में। तो बताइए, एक तो Q6 होगा और Q5 होगा। तो PQ5 और PQ6 ये दोनों कैसे हो गए? स्टेबल। अच्छा जी, और अनस्टेबल? अनस्टेबल के लिए हमने पढ़ा था कि एंगल 180 होना चाहिए। तो कौन कौन से हुए? PQ4 हुआ, PQ3 हुआ। सो PQ3 और PQ4 ये हुए अनस्टेबल। इसके अलावा लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली, यानी कौन सा? PQ3, PQ5 और PQ। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। पहले का आंसर है PQ1 एंड PQ2। दूसरे का आंसर है PQ3 PQ6। PQ3 और PQ6 ये स्टेबल है, PQ3 और PQ6। अच्छा हाँ, एक चीज और भी तो ध्यान देनी है भाई, इसकी फील्ड कहाँ होगी? आपने फील्ड को ध्यान नहीं दिया। देखिए, हमने ये तो पता कर लिया कि भाई कैसे रखे हुए हैं, आप फील्ड भी तो देखिए इसके ना। देखिए, पहला केस तो इसने पूछा था हमसे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। तो आप एक काम करें, सबसे पहले इस Q5 की वजह से या Q1 की वजह से जो पी पर फील्ड आएगी वो कहाँ आएगी? एक्सिस पर या इक्वेटोरियल पर? एक्सिस पर आएगी ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, Q1 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि Q1 इस तरफ था, P इस तरफ था, तो Q1 की फील्ड यहाँ पे क्या आएगी? इस तरफ आएगी ना। ये PQ1 आ गया ना, तो ये एंगल हुआ 90 का। तो 90 होने पे क्या था? जीरो इक्विलिब्रियम। इसका मतलब PQ1 पहले का आंसर ठीक है। अब आ जाइए Q2। Q2 की वजह से P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी? वो भी इस तरफ ही आएगी। इसका मतलब ये भी कौन सा केस बनेगा? जीरो इक्विलिब्रियम का। अच्छा, दूसरा केस देखिए, अब अगर हम Q3 को देखें तो बी पार्ट में Q3 यहाँ पे है और पॉइंट P यहाँ पे है, ठीक है। अब Q3 के कारण से P पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कौन सा केस बनेगा? इक्वेटोरियल वाला। इक्वेटोरियल में जो फील्ड की डायरेक्शन होगी ना वो इसके ऑपोजिट होगी, यानी इस तरफ होगी। तो BQ3 ऊपर की तरफ आएगा तो एंगल कितना हुआ? जीरो। एंगल जीरो हुआ तो क्या हुआ? स्टेबल। तो PQ3 इज स्टेबल। चलिए, अब Q4 पे आ जाइए। Q4 की वजह से पॉइंट P कहाँ है? एक्सिस पर, और उसकी फील्ड कहाँ आएगी? नीचे की तरफ। तो एंगल कितना हुआ?
180, 180 पे क्या होगा? अनस्टेबल। तो PQ4 विल बी अनस्टेबल। अब आ जाइए Q5 पर। Q5 के हिसाब से पॉइंट P यानी जो O पॉइंट है उसका एक्सिस क्या है? इक्वेटोरियल वाला केस है। इक्वेटोरियल वाले केस में फील्ड कहाँ आएगी? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मतलब 180। तो PQ5 कैसा होगा? अनस्टेबल। अब आ जाइए Q6 पर। Q6 के हिसाब से जो पॉइंट P है वो कहाँ है? उसके एक्सिस पर। और एक्सिस पर फील्ड उस तरफ ही आएगी। तो PQ6 क्या आ जाएगा? स्टेबल आ जाएगा। तो स्टेबल वाले में Q3 और Q6, अनस्टेबल वाले में Q4 और Q5। तो लोवेस्ट एनर्जी कहाँ आएगी? PQ3 और PQ6। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। चलिए भाई, इसके बाद आगे चलते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम पढ़ चुके थे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए क्या होती है। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, the number of magnetic field lines passing through an area, passing through an area perpendicularly, perpendicularly is called magnetic flux. ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई सरफेस है और इसके अंदर से फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं बी और ये एरिया वेक्टर है ए। तो जो फ्लक्स होती थी फाई बी इक्वल्स टू, ये होता था बी ए, या इसको हम ये भी कह सकते थे बी डॉट ए, या तो बी ए कॉस थीटा। ठीक है। अगर कोई क्लोज सरफेस होता तो, और मान लीजिए इसके अंदर हमने कोई मैग्नेट रखा होगा। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गई है, वैसे आगे लौट के ना। तो यहाँ पे फील्ड अंदर आ रही है ऐसे ना, उसका जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ है। ये एंगल थीटा हो गया सपोज। तो इसमें जितनी लाइंस जा रही थी ना उतनी ही लौट के आ रही थी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बी वेक्टर हो गया और ये एरिया वेक्टर हो गया। एंगल सपोज ये अल्फा है। तो यानी कि अगर हम किसी क्लोज सरफेस के लिए बात करें, फॉर अ क्लोज सरफेस magnetic flux will be phi b equals to the integration of b dot dA। ये जो एरिया है वो डीए वेक्टर है, मतलब छोटा एरिया है। सो बी डॉट डीए। अब यहां से हम लोग गॉस लॉ को डिफाइन करेंगे। सो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। अब एक चीज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है ध्यान देनी, कि क्योंकि जो मैग्नेट होता है उसमें दो पोल्स हमेशा होते हैं, तो नॉर्थ से फील्ड निकल कर साउथ पे जरूर जाएगी। तो यानी जितनी लाइंस गई हैं उतनी लौट के जरूर आएंगी। तो हम कह सकते हैं, सो फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, फॉर अ क्लोज्ड सरफेस द मैग्नेटिक फ्लक्स, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी जीरो। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो है इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए
इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, सपोज करो कि हमारे पास मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते। तो इफ मोनोपोल्स, तो पहले तो इसका कॉन्सिक्वेंस हम लिख लेते हैं। सो इट मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। दिस मीन्स दैट monopole does not exist। अच्छा, अगर एग्जिस्ट करते तो क्या होता? सो इफ दे एग्जिस्ट, देन अगर मान लो इसके अंदर सिर्फ एक मैग्नेटिक मोनोपोल होता, तो उस केस में बी डॉट डी को क्या लिखा जाता? बताइए। जैसे गॉस लॉ में क्या लिखते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? QM upon Q naught। अपॉन नहीं आएगा, बस मल्टीप्लाई में आ जाता है। म्यू नॉट टाइम्स क्यू एम, यानी कि जो पोल इसके अंदर रखा हुआ है उसका पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय म्यू। लेकिन ये तब होगा अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं। क्या होगा? डन। अब बात करते हैं ऑसिलेशंस ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। ऑसिलेशंस ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। देखिए भी, सपोज करें हमने क्या किया, किसी मैग्नेट को ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, और इसमें ये एक मैग्नेटिक नीडल को थीटा एंगल पर लटकाया गया है। ठीक है। अगर आप इसको हल्का सा नीचे ले जाके छोड़ देंगे ना, तो ये ऑसिलेशन करेगा। तो इसका ऑसिलेशन क्या होगा वो हमें देखना है।
तो सबसे पहले एक बात बताइए, इस पर लगने वाला टॉर्क कितना है? एम बी साइन थीटा है ना। तो इस पर काउंटर टॉर्क कितना होगा? काउंटर टॉर्क मतलब जो इसको वापस लाने की कोशिश करेगा, दैट विल बी माइनस ऑफ एम बी साइन थीटा। फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा। सो इन दैट केस जो काउंटर टॉर्क होगा, इट विल बी माइनस ऑफ एम बी थीटा। और आप जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई? आई अल्फा। सो आई डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी थीटा। तो इसको लिख सकते हैं डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा इक्वल्स टू 0। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एस एच एम की है? यस। इसको हम लिख सकते हैं डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हुआ? एम बी अपॉन आई। तो ओमेगा इज व्हाट? अंडर रूट ऑफ एम बी अपॉन आई। और यहां से आप इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, 2 पाई अपॉन ओमेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम बी। अच्छा, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। सो 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बी अपॉन आई। यहां से आप चाहें तो बी भी निकाल सकते हैं, है ना, या तो यहां से या तो यहां से, जहां से भी आपको वैल्यू दी गई। नोट कर दीजिए।
वो कुछ नहीं है। हाँ, What is it? This is the great reward of the free opportunity for insan पे ईमानी का इंसान के लिए free घंटा बनता है 1 घंटा 25 मिनट में फोन से ये फोन 1 घंटा में फोन में यार ठीक आप ऑर्डर पे टाइम जाए पिछले का 1 घंटा होगा अभी किसी से नहीं होगा चीज बहुत इधर हमारे से ये घंटे का एक्सीडेंट पर नहीं गई 1 घंटा फिर नहीं गई शो 1 घंटा है आधा घंटा है यहाँ की 1.5 घंटा अभी 15 मिनट जो स्टार्ट लग रही है 2 घंटे हैं समझ रही है बाद में करने की 2 घंटे 2 घंटे करके मैं बोरियत कर दिया पर ये तो पेपर तो मिला है कैसे लगाएगा मेरी लाभली तरह का कर रही थी यार फिर मैंने वो मैं एंड्रॉइड में जो एंड्रॉइड क्या वाला खुली कर रही है मेरा कल क्या है और वो तो है वो भगवान की तरफ